दोस्तों, पिछले सेशन में मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की शुरुआत की थी और आप लोगों को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आशा है आप लोगों ने उस सेशन को देखा होगा और उसके आगे की चीज़ों को समझने के लिए आप तैयार हैं। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है किससे? तो अपने एंटीसीडेंट से। एंटीसीडेंट क्या होता है और वह कौन कौन सी भूमिका निभाता है, ये सारी चीज़ें मैंने तफसील से उस वीडियो में चर्चा की है। आप में से जो लोग इसे देख रहे हैं, इस सेशन से जुड़ रहे हैं और पिछला सेशन नहीं देखा है, तो आपको निश्चित रूप से जाकर के प्लेलिस्ट में उस सेशन को देखना चाहिए। वहाँ हेडिंग पड़ी होगी रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 1। अब मैं उससे आगे की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो याद करिए, मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब कब आएगी? तो मैंने कहा था जब वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसकी चर्चा तफसील से हुई है पिछले सेशन में, आप उसको ज़्यादा देख के दोहरा कर ही इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहां पर बात आई थी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब कोई वर्ब आएगी तो वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल, इसका फैसला रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन से होता है जो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। उससे संबंधित एक दो बातें और मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, तब मैं आगे के नियमों की चर्चा करूंगा। आप देखो, वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि वर्ब का फैसला करना, तो एक सवाल आया एग्जाम में, आया कि मोहन इज वन ऑफ दोज हु हेट्स गैम्बलिंग। अब देखिएगा जरा, अब ये जो सेंटेंस आपके सामने है, उसने पूछा कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, एरर क्या है। तो जाहिर सी बात है, अब यहां पर देखिए ये हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया और इसके बाद क्या आया है? दोस। तो यही इसका एंटीसीडेंट है। और तय क्या हुआ था पिछले सेशन में कि इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल, इस एंटीसीडेंट से तय होगा, न कि इस प्रोनाउन से। तो यहां पर देखिए वर्ब क्या आई है? हेट्स, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए रॉन्ग है। आप यहाँ पे हेट्स नहीं लिख सकते, आपको यहां लिखना पड़ेगा हेट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ये पुल्डल है, इसलिए वर्ब भी पुल्डल होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे करते क्या हैं कि यहाँ पे इस वन को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये जो वन है यही सब्जेक्ट है और वन सिंगुलर होता है, इसलिए आप खटक से यहाँ पे हेड्स को सही मान सकते हैं। ये गलती मत करिएगा, सावधान रहिएगा। एक बात और, ये जो वन ऑफ आप लेकर आते हैं, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे दोज आया है, आप यहाँ पे दैट नहीं लिख सकते। और अगर कोई नाउन आएगा तो आप कहेंगे वन ऑफ द बुक्स। ये देखिए प्लूरल बुक्स, यदि आपने वहां बुक लिखा तो गलत होगा। तो अब जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आएंगे आपके सामने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित, और यहाँ पे हु आया हो, दैट आया हो, विच आया हो और उसके पहले वन ऑफ आया हो, तो जनरली इस वन ऑफ के बाद यहाँ कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा और वही उसका एंटीसीडेंट होगा और वर्ब आप उसी के अनुसार प्रयोग करेंगे। ये आपको सावधानी बरतनी है, वरना सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ऐसे वाक्यों में, इस तरह के स्ट्रक्चर में आप इसको संभालिएगा। एक बार क्या हुआ कि इस तरह का सवाल पूछ दिया। क्या पूछा? उसने वन ऑफ तो लिखा, वन ऑफ के बाद सेंटेंस भी आया, लेकिन उसके पहले उसने एक और भी शब्द प्रयोग कर दिया। और जब ऐसा होगा तो क्या स्थिति होगी देखिए जरा। उसने लिखा कि शी is only one of those who
loves playing chess। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर फिर वही बात, मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, यहां भी देखिए दोज आया और दोज के बाद हु आया, और अभी मैंने आपको कहा कि चूंकि हु के पहले ये दोज आया है और ये पुल्लर है, इसलिए वर्ब भी पुल्लर होनी चाहिए, इसलिए हेट्स को मैंने गलत कहा, हेट कहा। अब मैंने यहाँ पे लव्स लिखा है और सब कुछ वही है, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है। आप यहाँ लव्स की जगह लव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा? तो इसलिए क्योंकि अब यहां पर वन ऑफ दोज के पहले एक और शब्द आ गया है, ओनली। ओनली, अभी जो ओनली है इससे पता चल रहा है कि उन लोगों में से, जितने लोग हैं उनमें से सिर्फ वही अकेली है, सिर्फ एकमात्र वो अकेली है जिसे शतरंज खेलना पसंद है। अरे बस समझ में। अब इस ओनली लग जाने के चलते ये पूरा का पूरा फ्रेज सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहा है, वन पर्सन की बात कर रहा है, इसलिए इस हु का एंटीसीडेंट अब यहाँ पर केवल ये दोज नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फ्रेज है, और यहाँ पे ओनली का मतलब एकमात्र है, इसलिए यहाँ पे लव्स लिखना करेक्ट है। अब यहाँ लव लिखना गलत होगा। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल, खासकर जो लोग सीरियल का मेंस देने जा रहे हैं, इस पर आधारित बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। इनको संभालिएगा, ठीक से देखिएगा और बड़ी बारीकी से एंटीसीडेंट वाले प्रश्नों को करिएगा। कहीं ना कहीं एक आध सवाल यहाँ से पूछ लिए ही जाते हैं, पूछे गए हैं, आप अब चुकेंगे नहीं। ठीक, अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद आइए आपको मैं लेकर चलता हूँ नियमों की ओर। अब हम रूल्स की बात करेंगे। मैंने आपको एक चार्ट लिखाया था, पिछले वीडियो में आपने उसको सहेजा होगा कि हु, हुज, हूम, विच आदि आदि। अब एक एक करके उनको हम लोग देखेंगे कि किसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हु और हुम की चर्चा करेंगे। हु और हुम, आपको मैं बता चुका हूं कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में हु का प्रयोग ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कैसे, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी फिलहाल ये समझिए कि हु और हुम का प्रयोग बेसिकली पर्सन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट किसी पर्सन को डिनोट करेगा, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, टीचर, प्रिंसिपल, etc. etc. If the antecedent denotes a person, any person, man or woman, it doesn't matter, then the relative pronoun would be who or whom. It depends whether it is subject or object. Okay? आपको ध्यान रखना है कि who और whom का प्रयोग हम persons के लिए करते हैं। बेसिक बात। अब आप समझिए, अगर आपने कहा कि मोहन who likes to play chess is my best partner। अब देखें जरा, यहां पर क्या लिखा मैंने? मोहन के बाद हु, क्योंकि जो मोहन है एक पर्सन है। अगर इस हु की जगह आपने विच लिखने की कोशिश की तो ये गलत हो जाएगा। आप इस हु की जगह विच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विच का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है, पर्सन्स के लिए नहीं होता। तो मोहन, जिसे शतरंज खेलना पसंद है, वो मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है, ये यहाँ पे कहा गया है। आप इस हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां भी पर्सन होगा आप कहेंगे, देखिए कि द गर्ल whom you teach is my cousin। ये देखिए, जिस लड़की
को आप पढ़ाते हैं वह मेरी कज़न है। फिर देखिए अब यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट रूप में आपको मैंने बताया था कि जब इसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यू आ गया। अब ये हूम किसके लिए आ रहा है? गर्ल के लिए। गर्ल क्या है? एक पर्सन है। आप यहाँ पर हूम की जगह किसी भी कीमत पर विच का प्रयोग करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। विच का प्रयोग नहीं कर सकते सावधानी से। तो हु अथवा हुम का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे? पर्सन्स के लिए करेंगे। ठीक है। हाँ, इन वाक्यों में जहां पर मैंने हु अथवा हुम का प्रयोग किया है, आप चाहें तो यहां दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हु अथवा हुम के बदले पर्सन्स को डिनोट करने के लिए दैट का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि दैट का प्रयोग पर्सन्स के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है। तो आपने अभी जो सेंटेंस लिखा, आप मान लीजिए लिखते हैं कि द टीचर हु punished us has been suspended। देखिए जरा, अब यहाँ पर पहले तो सारे नियम देखिए लागू हो रहे हैं। यहाँ पर हु के पहले टीचर सिंगुलर आया है, इसलिए वर्ब क्या आई है? सिंगुलर हैज। देखिए हैव का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जिस शिक्षक ने हमें दंडित किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उनको स्कूल मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर ये जो हु आया है, क्यों आया? क्योंकि पर्सन के लिए आया। आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टीचर दैट punished us has been suspended। देखिए जरा, आप यहां पर हु की जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। पर्सन्स को डिनोट करने के लिए हम हु अथवा हुम का प्रयोग करते हैं, और उस हु के बदले में चाहे तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दैट पर्सन्स के लिए ही प्रयोग होता है। दोनों का एक ही अर्थ है कि जिस शिक्षक ने हमें दंडित किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया, शिक्षक महोदय की सस्पेंशन हो गई है। ओके। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक बात हमें समझनी है। मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि हु का ऑब्जेक्ट हुम है, किंतु आजकल हु का प्रयोग ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होने लगा है, खासकर स्पोकन इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में। आजकल बातचीत की भाषा में लोग हुम का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हालांकि वही फॉर्मल है, हुम का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आजकल हुम के बदले हु का प्रयोग ही धड़ल्ले से चल पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसको लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी कभी इनफॉर्मल इंग्लिश से भी सवाल बना दिए जाते हैं। आइए जरा हम लोग हुम का प्रयोग देख लें कि हुम का प्रयोग किन परिस्थितियों में करेंगे और वहाँ पे हु कैसे आता है, और हम जब कभी कंफ्यूज हो हुम और हु के बीच में तो कैसे उसको हम दैट से रिप्लेस करेंगे या कोई और उपाय करेंगे। आप देखिए जरा, अब आप जरा सा एक सेंटेंस लीजिए तो ये बात आपके सामने आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा कि तुम जिसे पढ़ाते हो वह मेरा भाई है। अब ये सेंटेंस है तो आप इसका अनुवाद क्या करेंगे कि तुम जिसे पढ़ाते हो या जिस लड़के को पढ़ाते हो। यहाँ मान लो एक सेंटेंस लो कि द बॉय, ठीक है, उसमें बॉय को जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। फिर या तो फिर ही हु लिखना पड़ेगा, वो अच्छा सेंटेंस नहीं बनेगा, इसलिए द बॉय। अब यहाँ पर देखिए जिसे आया है ना, जिसे, जिसे, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी पढ़ाते तुम हो, पढ़ता हुआ है, तो जो पढ़ता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉय whom you teach is my brother। अब ये फॉर्मल इंग्लिश है साहब, ये फॉर्मल इंग्लिश है। फॉर्मल इंग्लिश में whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में आजकल
इसको ऐसे खासकर बोलचाल में कहा जाएगा कि द बॉय हु यू टीच इज माय ब्रदर। आ गया, देख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पर ये जो हु आया है ये हुम के जैसा है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है। आजकल बोलचाल में लोग हुम के बजाय इस हु का प्रयोग करना ही पसंद करने लगे हैं। अब आप कहेंगे सर जी हम कैसे पहचानेंगे? तो बहुत आसान सा तरीका मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि जब भी ये तय करना हो कि यहाँ आने वाला ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, तो आप उसके बाद देखिए, अगर इसके बाद वर्ब आई हो तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो तो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर यू आया है, ये यू बता रहा है कि ये जो हु है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हुम है जिसको हु लिखा गया है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा किया जा रहा है। अच्छा एक बात और, इसमें एक बहुत सिंपल सा तरीका और बताया जाता है। आप यहाँ हु या हुम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन है तो आप आसानी से इस हु की जगह आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। दैट का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉय दैट यू टीच इज, आगे सेम सेंटेंस है उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, द बॉय दैट यू टीच। आप देखो, आप यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लीजिए, समस्या ही खत्म हो गई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप आसानी से दैट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दैट का ऑब्जेक्ट दैट ही होता है। कल पिछले सेशन में, कल नहीं बल्कि जब पिछला सेशन मैंने आपको अपलोड किया है, आपको उसमें लिस्ट में लिखाया था कि व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट होता है, विच का ऑब्जेक्ट विच होता है, दैट का ऑब्जेक्ट दैट होता है। बस हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, लेकिन हुम के बदले हु का प्रयोग भी कर सकते हैं, आपके सामने है। तो आसानी से, चूंकि हु और हुम दोनों के बदले दैट आ सकता है, ये क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। तो एक आसान तरीका है कि आप जहां पर कंफ्यूज होते हो हुम और हुम में, वहां दैट लगा लीजिए। एक बात और, जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम उसे ओमिट भी कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं। इसे जीरो रिलेटिव का नाम दिया गया है। आगे सेशन का जब रिलेटिव प्रोनाउन के जो लास्ट के फेज होंगे उसमें मैं इसको विस्तार से बताऊंगा जीरो रिलेटिव क्या है। अभी जानिए कि एक टर्म होता है जीरो रिलेटिव। जीरो रिलेटिव का मतलब होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन को वहां से हटा दिया गया, उसकी छुट्टी कर दी गई। ऐसा आप कब करेंगे? जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। आप किसी सब्जेक्ट को नहीं हटा सकते, बट ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आप चाहें तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं और ये बिल्कुल 100% शुद्ध होता है। क्या? द बॉय यू टीच इज माय डैश डैश डैश। अब देखो जरा यहाँ पे, अब ये गायब हो गया, ये जीरो हो गया। आप इस वाक्य को, अब देखिए, इसी से इस वाक्य का अनुवाद आप इतने तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश है, बिल्कुल शुद्ध रूप है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आजकल मॉडर्न में इनफॉर्मल इंग्लिश में बोलचाल में इसका प्रयोग होता है। आप चाहें तो इसको दैट से लिख सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर इस रिलेटिव प्रोनाउन को गायब कर सकते हैं, क्योंकि जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जीरो किया जा सकता है। इस तरीके से आप हु और हुम के बदले दैट का प्रयोग, हु के बदले हु का प्रयोग हुम के बदले, और हुम के मतलब हुम के बदले आप हु का प्रयोग कर सकते हैं, हुम के बदले आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। ऐसा कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और इसका प्रयोग अक्सर किसके साथ करते हैं? पर्सन्स के साथ। खासकर ध्यान रखिएगा कि जब एंटीसीडेंट के रूप में पीपल अथवा दोज का प्रयोग किया जाता है, तब हु का ही प्रयोग, हुम का ही प्रयोग अधिक लोकप्रिय है, पॉपुलर है। इनफॉर्मली लोग वहां दैट का प्रयोग कर लिया करते हैं। मैंने आपको बताया बोलचाल की अंग्रेजी बिल्कुल अलग होती है, बट इन फॉर्मल इंग्लिश it is supposed that those and people must be followed by who or whom। अगर आपका एंटीसीडेंट those है अथवा people है, तो आप वहां पर who या whom का ही प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि those who are absent today will be fined
लुक एट हियर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, हु आया। आप दोज दैट आर नहीं लिख सकते। मैंने आपसे कहा कि दैट को हम रिप्लेस कर सकते हैं हु से, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर दैट हु को रिप्लेस नहीं कर सकता, यहाँ हु ही होना चाहिए। ये परंपरा कहती है, फॉर्मल इंग्लिश कहती है। इसी तरह से पीपल हु want to go should get my permission। देखिए जरा, अब यहां पर भी कि जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए, मेरी आज्ञा लेनी चाहिए। यहाँ पे क्या आया, हु आया, क्योंकि यहाँ पे पीपल आया। अगर आपने यहाँ हु की जगह दैट का प्रयोग किया तो ये गलत होगा, अजीबोगरीब होगा। लोग यूज कर लेते हैं बोलचाल में, आप मत करिएगा। इन वाक्यों में जब एंटीसीडेंट के रूप में दोज और पीपल आएगा तो ध्यान रखें, आप उसको हु से ही इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां पर हु को या ऑब्जेक्ट होगा तो हुम को दैट रिप्लेस नहीं करेगा। गॉट इट? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, इन सब से आपकी परीक्षाओं में सवाल आते हैं, आपको चूकना नहीं है। अब एक चीज और, इस सेशन में पिछला सेशन थोड़ा लंबा हो गया था, मैंने देखा। बहुत लंबे वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है, कोशिश किया जाए कि 20-25, हार्डली आधा घंटा बहुत होता है, ठीक ना। तो एक बात यहाँ और आप जान लीजिए इस सेशन में। अब सवाल ये है कि मैंने आपको कल बताया था, अर्थात पिछले सेशन में बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आप जब प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने हु और हुम के बीच के डिफरेंस को समझा, लेकिन अगर आप लिखेंगे टू तो टू के बाद हमेशा हुम आएगा, फॉर के बाद हमेशा हुम आएगा, बाय के बाद हमेशा हुम आएगा। और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मॉडर्न इंग्लिश में हुम के बजाय लोग हु का प्रयोग धड़ल्ले से करने लगे हैं। अब आप कहेंगे सर जी तब प्रेपोजिशन आया तो हुम आया, अगर यहाँ पर किसी ने हु का प्रयोग किया तो हम कैसे पहचानेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए जरा ये भी देख लें कि अगर प्रेपोजिशन के साथ हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग होगा तो कैसे होगा, और क्या वहाँ पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आप कैसे रिप्लेस करेंगे। देखिए जरा, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, ये अवस्था आपको देखनी हो, झेलनी पड़े, तो आप ध्यान रखिए। जैसे आ जाए कि the man to whom she is talking is my uncle। अब देखिए जरा, अब यहाँ टू आ गया। इस टू के बाद कभी भी आप यहाँ हु का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ हुम ही आएगा साहब, हुम ही आएगा। अब यहाँ हु का प्रयोग करना गलत होगा, नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हुम को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक ट्रेडिशन और है कि लोग क्या करते हैं, भाषा कहती है, परमिशन देती है कि ये जो प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन को आप सेंटेंस के लास्ट में ले आकर रख सकते हैं। और जब ये यहाँ से हटेगा, ये टू यहाँ से जब हटेगा तो ये जो हुम है ये आसानी से हु हो सकता है ना। आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। आप अब परेशानी है कि यहाँ हु लिखें कि हुम लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द मैन। देखिएगा जरा, मैं अब इसको मैं जीरो कर रहा हूं, यहां से जब प्रेपोजिशन हटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना पिछले कुछ मिनट पहले कि आप जीरो कर सकते हैं। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं कि इस प्रेपोजिशन को आप लास्ट में ले जाएं, और जैसे यहां से इस प्रेपोजिशन को हटाएंगे तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जीरो हो जाएगा, नहीं हु होगा ना हुम होगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, द मैन शी इज टॉकिंग टू इज माय अंकल। ये देखिए आसानी से, बड़ी आसानी से आप टू को लास्ट में यहाँ ले आइए वर्ब के बाद, और ये अपने आप गायब हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं साहब, और ये ज़्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल सेंटेंस है। आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रेपोजिशन को लास्ट में ले जाने में परेशानी हो रही है, अगर इसको लेके आप
बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि ये कोई बात हुई नहीं, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, एग्जाम में किसी भी तरह के सवाल आ सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इस पूरे को दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं द मैन दैट, ठीक है। और ध्यान से, मैं बता चुका हूं पिछले सेशन में, दैट के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। तो ये पूरा टू whom को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? दैट से। द मैन दैट शी इज टॉकिंग, ठीक है, ठीक, आगे लिख लीजिएगा इज माई अंकल। सिंपल सी बात है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को आ जाए कि द बुक फॉर, सॉरी, तो बुक के साथ तो विच आएगा, ये एग्जाम्पल है, द बॉय फॉर whom आई वॉज वेटिंग इज एब्सेंट टूडे। तो आप कह सकते हैं कि द बॉय आई वॉज वेटिंग फॉर, द बॉय आई वॉज वेटिंग फॉर इज एब्सेंट टूडे। या आप ये भी कह सकते हैं कि द बॉय दैट आई एम वेटिंग फॉर इज एब्सेंट टूडे। तो आसानी से इस बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पे फॉर whom आ जाए, टू whom आ जाए, बाय whom आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस who को गायब करके इस प्रीपोजिशन को लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। और या तो हम इस पूरे के बदले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको ज़्यादा दोहराइएगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। नहीं समझ में आया हो तो इसको दोबारा दोहराया जा सकता है, समझाया सकता है। पहले एक बार आप पूरे सेशन को देखें, इसको समझें, इस पे आधारित प्रश्नों को अपने क्वेश्चन बैंक से ढूंढें और करें। और जो प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप में से बहुतों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर सवाल भेज सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। कहीं भी आप अपनी बात रख सकते हैं, उसकी सहायता की जाएगी। अब मैंने आपसे कहा था कि एक सेशन में खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इस पर कम से कम 4-5 सेशन चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। तो आगे हम लोग इसी तरह से विच का प्रयोग, दैट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग कब और कहाँ होगा, इसकी चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में इसको जाहिर भी करें, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, खुशी होगी। चर्चा जारी रहेगी। अगले सेशन में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।